जय हिंद साथियों, मैं शिवान स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल द प्राइम स्टार में। आज मैं आपके लिए लाया हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। जो वीडियो आपको पूरा देखना है दोस्तों, एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो संबंधित है आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जॉब्स यूपीएसआई संबंधित। तो यूपीएसआई में आपका क्या सिलेबस आएगा, क्या बुक्स हैं और क्या सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें जो आपके लिए लाया हूँ, इसमें आरक्षण और उत्तर प्रदेश निवास का लाभ तो आपको नहीं मिल पाएगा यदि आप ये वीडियो पूरा ध्यान से नहीं देखेंगे दोस्तों। तो वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस वीडियो में हमने कलेक्ट की हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। दोस्तों सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलेंगे आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो, सारा मैटर मिलेगा और जो आपको चाहिए होगा। तो सब्सक्राइब करना है चैनल को, आपको बेल आइकन दबाना है जिससे सारे वीडियोस मिलते रहें। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए। यदि आपको कोई मैटर चाहिए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर देंगे, तो फिर उनको भी लाभ मिलेगा और हमें भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलेगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे हम लोग कि जो हमारा ये एग्ज़ाम आया हुआ है इसकी ऑनलाइन आवेदन की समय सारणी। तो ऑनलाइन आवेदन कब से कब तक होगा? आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 30 अप्रैल रात्रि 12 बजे तक ये फॉर्म भरा जाएगा। तो बिल्कुल भी आप ये वेट ना करें कि आप लास्ट डेट का इंतज़ार करें, क्योंकि लास्ट डेट में आप जानते हैं बहुत समस्याएं होती हैं। कई लड़कों का ये सोचना है कि 1 अप्रैल को शुरू किया जाएगा तो अभी से क्यों बता दिया गया 1 महीने पहले से। तो ये चीज़ आपकी लास्ट में जा कर के क्लियर होगी ऐसा क्यों किया गया है। आवेदन शुल्क भी है, सभी लोगों को 400 रुपये का चालान भरना पड़ेगा, है ना, और बाकी ऑनलाइन चार्ज जो भी दुकान वाले लेते हैं आपको लगता है। तो ये आपका ऑनलाइन आवेदन का समय और आवेदन शुल्क। चलिए बढ़ते हैं आगे। शैक्षिक अर्हता। तो शैक्षिक अर्हता इसके लिए क्या है? सभी के लिए आपकी स्नातक पद। यदि आप उप निरीक्षक मतलब एसआई के लिए या फिर प्लाटून कमांडर या पीएसी पद के लिए जाते हैं तो आपको स्नातक पास होना चाहिए। लेकिन अगर आप अग्निशमन द्वितीय अधिकारी पद के लिए जाते हैं तो आपको विज्ञान मतलब बीएससी या विज्ञान से मतलब बीएससी आपको होना चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, अन्यथा आप एलिजिबल नहीं होंगे। और आप जो अपीयरिंग स्टूडेंट हैं, अपीयरिंग स्टूडेंट ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे। लास्ट डेट तक आपको इसके लिए अपना ये दिखाना होगा कि अंतिम तिथि तक आप वो परीक्षा पास कर चुके हों। तो अपीयरिंग स्टूडेंट के लिए दुख भरी खबर है कि वो इसको नहीं कर पाएंगे। अधिमानी अर्हता में आपके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट हो, या आपने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की सेवा की हो, या आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट हो। इस पर आपको कोई मार्किंग नहीं मिलेगी दोस्तों। इस पर सिर्फ आपको लाभ क्या मिलेगा कि आपको अधिमानी अर्हता होती है कि आप यदि 2 या 2 से अधिक लोगों के अंक समान हुए तो आपको वरीयता दी जाएगी। एज लिमिट जो है दोस्तों इसके लिए आपकी 21 वर्ष से 28 वर्ष है। तो इसमें जो एज लिमिट है कि 1 जुलाई 2021 से आयु की गणना की जाएगी। मतलब जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1/7/93 से आगे हो और 1/7/2000 से पहले, मतलब 1/7/93 से के बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ पड़ती है और 1/7/2000 के पहले पड़ती है, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, अन्यथा आप एलिजिबल नहीं होंगे। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं कि जो आपका कैरेक्टर तो भैया इसके लिए बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना आपका। फिर वैवाहिक परिस्थिति, ऐसा खैर अभी ज़्यादातर लोगों को तो ऐसा कुछ नहीं होगा। बाकी बता देते हैं आपको कि सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष या महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसके 1 से अधिक पत्नियां या पति जीवित हों, ठीक है। फिर शारीरिक स्वस्थता। तो शारीरिक स्वस्थता इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति हैं वो इसके लिए क्या है, आपके एलिजिबल नहीं होंगे दोस्तों। तो ये बहुत ही नॉर्मल सी जानकारी है, इनमें कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात को हमने आपके एंड में बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें समेटी हैं दोस्तों, तो पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए, ऑनलाइन लिखित परीक्षा। आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसका पहला चरण क्या होगा? ऑनलाइन लिखित परीक्षा। यही आपका पहला चरण है और यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा दोस्तों। यदि आप कंप्लीटली एलिजिबल पाए जाते हैं अंत तक, तो फिर आपको जो सिलेक्शन, जो मेरिट बनेगी वो इन्हीं अंकों पर बनेगी। तो इसके लिए आपका क्या होगा? 400 अंकों का एक पेपर होगा। इसमें आपकी हिंदी होगी, इसकी बुक हम आपको बाद में बताएंगे। मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान 100 अंक, 100 प्रश्न। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, इसके 100 अंक होंगे। और मानसिक अभिरुचिया परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा, इसके आपके तार्किक परीक्षा, इसके भी 100 अंक होंगे। तो ये आपके 100 अंकों के 4 पोर्शन होंगे, 400 अंकों का पेपर होगा दोस्तों। तो इसके लिए हम लोग अभी जानेंगे फुल सिलेबस में, इसके बारे में और डिटेल से बात करेंगे। तो
इसमें होगा कि आपका ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी 2 घंटे की, 120 मिनट की ऑनलाइन लिखित परीक्षा, और ऑनलाइन जो आपकी ऑब्जेक्टिव परीक्षा होगी। और इसमें अभ्यर्थियों को संख्या के अनुसार ऑनलाइन परीक्षा के लिए एक ही तिथि या एक से अधिक पालियों में या एक से अधिक तिथियों पालियों में आयोजित की जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर क्या रही दोस्तों, आपका यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन लगेगा। तो नॉर्मलाइजेशन मेथड लगेगा तो आपकी एक्यूरेसी जितनी अच्छी होगी आपके नंबर उतने ही अच्छे होंगे दोस्तों, है ना। तो नॉर्मलाइजेशन जो प्रोसेस है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर आगे देखते हैं कि प्रत्येक विषय में 35% अंक आपको, हर विषय में प्रत्येक जो चारों विषय हैं उसमें आपको 35% मतलब 35 अंक लाने ज़रूरी हैं। यदि आपके किसी भी विषय में 35 से कम नंबर आते हैं तो फिर आप अपने आप फेल हो जाएंगे आप पास। तो आपको हर विषय पर ध्यान देना है, आपको 35 अंक लाने। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें दोस्तों, इनको ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। और टोटल 50% अंक, 200 अंक मतलब 400 में से 200 अंक आपको लाने, तभी आप पास होंगे, अन्यथा आप फेल हो जाएंगे। तो हर विषय में आपको 35 अंक लाने हैं और चारों विषय में टोटल 50%। यदि नहीं होंगे तो फिर उनको अगले चरण में प्रतिभाग करने के लिए पात्र नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं कि संशोधित नियमावली के अनुसार भर्ती बोर्ड प्रश्न पत्र के 4 विषयों में प्रत्येक विषय में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त मूल अंकों का प्रथमता प्रसामान्यीकरण मतलब नॉर्मलाइजेशन करेगा, और अंतिम कुल नॉर्मलाइजेशन जो मार्क होंगे उनकी गणना समस्त चारों विषयों के नॉर्मलाइजेशन अंकों को जोड़कर की जाएगी। ठीक है। फिर ऑनलाइन परीक्षा के उपरांत बोर्ड द्वारा आमंत्रित किए जाने पर आप अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। तो यदि किसी प्रश्न में आपको कोई समस्या होती है तो आप उसके लिए आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, और किसी प्रश्न के गलत होने या प्रश्न के सभी उत्तर विकल्पों के उपयुक्त न होने पर क्या किया जाएगा, उन प्रश्नों को निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको जानकारी, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिली आपको। थर्ड पैरा में क्या बताया गया आपको कि हर विषय में 35 अंक लाने हैं और टोटल 50% अंक आपके होने चाहिए। चलिए, इसके बाद क्या होगा, आपकी अभिलेखों की समीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षा होगी। तो अभिलेखों की समीक्षा क्या, आपके जो भी छात्र वहाँ से सफल होंगे नॉर्मलाइजेशन अंकों के आधार पर, तो उनके अभिलेखों की समीक्षा की जाएगी। अभिलेख जो डॉक्यूमेंट है उनकी जांच होगी। ये सबसे महत्वपूर्ण चरण होगा दोस्तों। यहाँ पर आप पास भी हो सकते हैं, यहाँ पर आप फेल भी हो सकते हैं ना। अभिलेखों की परीक्षा, इसके बारे में अभी आपका नेक्स्ट स्लाइड में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको दी जाएंगी। फिर इसके बाद अभिलेखों की जो समीक्षा हो जाएगी उसके बाद शारीरिक मानक परीक्षा में बुलाए जाने के लिए अभ्यर्थियों की संख्या कुल रिक्तियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाएगी। तो निर्धारण करेगा जो आपका बोर्ड होगा। अब शारीरिक मानक परीक्षा, इसमें क्या क्या होगा दोस्तों, पुरुषों के लिए इनकी ऊंचाई जो है वो 1.68 निर्धारित की गई है। ठीक है। और अनुसूचित जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट निर्धारित की गई है। फिर जो आपका चेस्ट है वो सामान्य और पिछड़ी जातियों अनुसूचित के लिए क्या होगा, आपका न्यूनतम 79 सेंटीमीटर और फुलाने पर 84 सेंटीमीटर। तो 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 84 सेंटीमीटर फुलाने पर, जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए 77 सेंटीमीटर और 82 सेंटीमीटर मतलब 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है दोस्तों। तो ये आपकी चेस्ट और हाइट की बात हो गई पुरुषों के लिए। अब महिलाओं की बात करते हैं। तो महिलाओं के लिए जो सामान्य ऊंचाई है वो 152 सेंटीमीटर है, जबकि अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर है। फिर महिलाओं का दूसरा जो क्राइटेरिया होगा वजन होगा। महिला अभ्यर्थियों को न्यूनतम भैया 40 किलो का होना चाहिए। तो भैया जिनका वजन कम है, जिन्होंने जीरो फिगर मेंटेन कर रखा हो, खा पी करके अपने आप को सही करें, है ना, तो 40 किलो से ज़्यादा आपका वजन होना चाहिए। अब ये मानक परीक्षा में जो असफल हो जाएंगे वो तो आपके बाहर हो गए। जो अभिलेख में समीक्षा हुई उसमें पास हुए और शारीरिक मानक परीक्षा को भी पास किया उन्होंने, उनको आगे बुलाया जाएगा, है ना। तो उसके बाद आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी दोस्तों, है ना। मानक परीक्षा, आप मानक परीक्षा पर खरे उतरे तो अब आप शारीरिक दक्षता परीक्षा दीजिए। तो शारीरिक दक्षता परीक्षा में क्या होगा, आपको सफल होने के लिए पुरुष अभ्यर्थियों को 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में मतलब लगभग 5 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में पूरी करनी होगी, और महिला अभ्यर्थियों को 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में पूरी करनी होगी। तो कुछ ज़्यादा समय दिया गया और दूरी कम कर दी गई महिलाओं के लिए। फिर जो अभ्यर्थी नियत समय में भीतर दौड़ पूरी नहीं करेंगे वे पात्र नहीं होंगे। और ये शारीरिक दक्षता परीक्षा ये जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित डिप्टी कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित एक समिति द्वारा की जाएगी, जिसमें जनपद के पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित पुलिस उपाधीक्षक सदस्य होंगे। ठीक है। तो ये काफ़ी स्ट्रिक्ट एक समिति के समक्ष
आपकी ये परीक्षा की जाएगी। तो इसमें पुरुषों को लगभग 5 किलोमीटर 4.8 किलोमीटर है 28 मिनट में, और महिलाओं को 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में। तो आप लोगों को प्रैक्टिस क्या करनी है, जो पुरुष अभ्यर्थी हैं वो 5 या 6 किलोमीटर की प्रैक्टिस करें, और जो महिला अभ्यर्थी हैं वो कम से कम 3 किलोमीटर की प्रैक्टिस करें, तब आप वहाँ पर अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे, आप वहाँ पास हो पाएंगे आसानी से। इसके बाद क्या होगा, आपका ये सारी जो सूचनाएं आपको समय समय पे किससे, वेबसाइट, जो वेबसाइट आपकी कौन सी वेबसाइट है भैया, http://uppbpb.gov.in वेबसाइट लिखी हुई, इस वेबसाइट से आप सारी जानकारियाँ अपनी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब बात करेंगे हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज़ है, जो आपका पाठ्यक्रम है, जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो ये पाठ्यक्रम इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, और इससे भी महत्वपूर्ण पार्ट है आपका जो हमने नेक्स्ट बात बताई आपकी, कि आप निवास के लिए और आरक्षण के लिए, तो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं इसका आपको लाभ मिलेगा, और साथ ही साथ आपको आरक्षण का जो लाभ मिलेगा उसके लिए आप कब एलिजिबल हो पाएंगे, इसके लिए आपका वीडियो के एंड में, और साथ ही साथ आपकी कट ऑफ जो लास्ट ईयर की गई थी, पिछली बार जब ये परीक्षा हुई, तो उसकी कट ऑफ के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो आपके सामान्य हिंदी के 100 अंक होंगे, मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान के 100 अंक होंगे, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा 100 अंक होंगे, मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा और तार्किक परीक्षा 100 अंक। इस तरह से टोटल 400 अंकों का पेपर होगा। अब इसमें जो हिंदी है, हिंदी में क्या क्या पूछा जाएगा, एक एक टॉपिक आप आसानी से देख सकते हैं। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, इसमें हिंदी वर्णमाला, तद्भव तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार, ये सब चीज़ें आएंगी। अपठित बोध, प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा पुरस्कार और विविध। तो इसमें कई टॉपिक्स हैं आपको जो हमारे चैनल पर पहले ही दिए जा चुके हैं। हिंदी के जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाकर के आप हिंदी विषय में देखेंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें, पर्यायवाची, विलोम, अनेक के लिए एक शब्द, ये सारी चीज़ें, काफ़ी सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे दोस्तों। तो ये सामान्य हिंदी का पोर्शन होगा जो आपको कितने अंक दिलाएगा, 100 अंक दिलाएगा दोस्तों। तो इन 100 अंकों में से आपको प्रयास कितना करना है, कम से कम 80+। तो दोस्तों ये बिल्कुल आपको अभी से टारगेट लेके चलना है कि जो 100 अंक हैं इसमें आपको 80+। हिंदी में जितने आप नंबर कम लाएंगे आप उतना ही परीक्षा से पीछे हो जाएंगे। बिल्कुल गांठ बांध लीजिए अभी से। तो हिंदी में आपको 100 में 100 अचीव करने की कोशिश करनी है। फिर आते हैं आपका जो सेकंड पोर्शन है, मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान। मूल विधि में आपका क्या आएगा दोस्तों, वही आपका आईपीसी आएगा, भारतीय दंड विधान एवं दंड प्रक्रिया संहिता। फिर महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि को संरक्षण देने वाले संवैधी विधिक प्राविधान, यातायात नियम, पर्यावरण संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण, मानवाधिकार संरक्षण, सूचना का अधिकार अधिनियम, आयकर अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, आईटी अधिनियम, साइबर अपराध, जनहित याचिका, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण, भू राजस्व संबंधी कानूनों का सामान्य ज्ञान। तो आप ये एक एक टॉपिक सर्च करके या एक एक टॉपिक आप कहीं से भी मिलता है तो इन टॉपिक्स को यदि आप पढ़ लेंगे तो फिर आपके यहाँ पर एक पोर्शन के कुछ मार्क्स क्लियर होंगे। जैसे इसमें 100 नंबर बनेंगे तो इसमें 30 या जो भी करेंगे वो 33 जैसे ही बनाएंगे इस हिसाब से आपकी मार्किंग बनेगी। फिर आपका जो इसी का सेकंड पोर्शन होगा, इसके 3 पार्ट्स हैं। संविधान, तो सेकंड पोर्शन संविधान। संविधान में क्या, संविधान का उद्देश्य, मौलिक अधिकार, नीति निषेध तत्व एवं मूल कर्तव्य, संसदीय व्यवस्था, केंद्रीय एवं प्रदेशी सरकारों का गठन एवं उनके अधिकार, कानून बनाने का अधिकार, स्थानीय शासन, केंद्र और राज्यों के संबंध, निर्वाचन, अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों में संवैधानिक अनुसूचियाँ, अखिल भारतीय सेवाएं, उनकी चयन पद्धति आदि के विषय में सामान्य जानकारी। तो संविधान टॉपिक भी आपका काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं दोस्तों। यदि आप चाहें तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियोस देख सकते हैं। फिर जो इसकी का एक अगला पोर्शन है सामान्य ज्ञान। तो सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, विज्ञान पढ़नी है, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, भारत की अर्थव्यवस्था और संस्कृति, भारत की कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, एफडीआई जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, विश्व भूगोल, भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय,
उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशेष जानकारी। उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था। भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, कंप्यूटर कौशल की आधारभूत जानकारी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी 100 अंकों के लिए। तो ये 100 अंकों के लिए एक बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है। फिर भी आपको प्रयास करना है कि आप आईपीसी से कुछ नंबर बनाइए, कुछ संविधान से बनाइए और कुछ सामान्य ज्ञान से बनाइए। तो इसमें भी आपको टारगेट जो लेके चलना है 60+ का लेके चलना है दोस्तों। फिर इससे आप ज़्यादा बनाते हैं तो आप उतना ही नज़दीक पहुंचेंगे सिलेक्शन के, जितने कम बनाते हैं उतना ही आप पीछे जाएंगे। नेक्स्ट पोर्शन जो है आपका ये संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा। तो संख्यात्मक आपकी मैथ आ जाती है, तो ये 100 नंबर के 2 पार्ट्स हैं, मतलब 50-50 नंबर का डिवाइडेशन होगा या जैसे भी डिवाइड करते हैं वो। तो संख्यात्मक योग्यता में आपका संख्या पद्धति होगा, सरलीकरण होगा, दशमलव भिन्न होंगी, मातम समापवर्तक, लघुत्तम समावल, मासा लासा होगा, अनुपात समानुपात, परसेंटेज, लाभ हानि, साधारण ब्याज, छूट, चक्रवृद्धि ब्याज, भागीदारी, औसत, फिर उसके बाद समय कार्य, टाइम डिस्टेंस, सारणी और ग्राफ का प्रयोग, मेंसुरेशन, अंगणितीय संगणना व अन्य विश्लेषणात्मक कार्य और विविध। तो ज़्यादातर आपके टॉपिक्स कंप्लीट होंगे दोस्तों। यदि आपके टॉपिक नहीं कंप्लीट हैं तो हमारे शिवम सर जी का एक चैनल है, आपकी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, तो उस चैनल से आप उसको पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छे से तैयार कर सकते हैं और जो टॉपिक्स आपको चाहिए उनके लिए कमेंट करके भी आप वीडियोस ले सकते हैं। मानसिक योग्यता परीक्षा, तो इसमें आपका क्या क्या आएगा, तार्किक आरेख होंगे, संकेत संबंध विश्लेषण, प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, शब्द रचना परीक्षण, अक्षर और संख्या श्रृंखला, शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता, व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण, दिशा ज्ञान, आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण, प्रभावी तर्क और अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना। थोड़ा सा टफ टॉपिक हो सकता है दोस्तों, लेकिन आपकी जो संख्यात्मक योग्यता यदि आपकी स्ट्रांग है तो फिर इसमें आप इजीली 70 या 80+ स्कोर ले सकते हैं। तो 70 या 80+ आपको स्कोर इसमें लेके चलना है, तभी आप सिलेक्शन के करीब पहुंचेंगे। 35 नंबर पास होने के लिए चाहिए भैया, हमें पास नहीं होना है, हमको सिलेक्शन लेना है ना। अब बढ़ेंगे हम लोग, लास्ट जो हमारा पोर्शन है, मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा और तार्किक परीक्षा। तो मानसिक अभिरुचि परीक्षा, इसमें क्या क्या होगा आपका, इन चीज़ों के प्रति आपका दृष्टिकोण देखा जाएगा, जनहित के प्रति, कानून एवं शांति व्यवस्था के प्रति, सांप्रदायिक सद्भाव के प्रति, अपराध नियंत्रण, विधि का शासन, अनुकूलन की क्षमता, फिर व्यावसायिक सूचना बेसिक स्तर की, पुलिस प्रणाली, समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून, व्यवसाय के प्रति रुचि, मानसिक दृढ़ता, अल्पसंख्यकों एवं अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशीलता और लैंगिक संवेदनशीलता। ये आपका देखा जाएगा मानसिक अभिरुचि परीक्षा के तहत। तो ये टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे दोस्तों। आप केवल पुलिस की किसी कोचिंग में जा करके अगर पढ़ाई करते हैं और सोचते हैं आपका सिलेक्शन हो जाएगा, भैया बिल्कुल नहीं होगा। आपको खुद से जिम्मेदार जागरूक होना पड़ेगा, तब आप ये चीज़ें पढ़ेंगे और तब आपका सिलेक्शन हो पाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका बुद्धि लब्धि परीक्षा। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, संबंध व आंशिक समानता परीक्षण, असमान को चिन्हित करना, श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण, संकेत लिपि और सांकेतिक लिपि को समझना, दिशा ज्ञान परीक्षण, रक्त संबंध, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, समय क्रम परीक्षण, वेन आरेख, गणितीय योग्यता और क्रम में व्यवस्थित करना। तो ये आपकी नॉर्मल रीजनिंग है, यहाँ पे आप अच्छे मार्क्स बना सकते हैं दोस्तों। और वही आपका तार्किक परीक्षा का जो टॉपिक है, समरूपता, समानता, भिन्नता, खाली स्थान भरना, समस्या को सुलझाना, विश्लेषण निर्णय, निर्णय का क्षमता, दृश्य स्मृति, विवेदन क्षमता, पर्यवेक्षण, संबंध, अवधारणा, अंकगणितीय तर्क, शब्द और आकृति वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, अमूर्त विचारों में प्रतीकों को उनके संबंधों में सामंजस्य की क्षमता। आप लोगों को देखने में टॉपिक्स अजीब से लग रहे होंगे दोस्तों, लेकिन जब ये आप बुक में देखेंगे टॉपिक तब आपको लगेगा अरे ये तो बहुत ही आसान टॉपिक है ना। तो आपको कोई एक बुक लेनी है जिसमें कंप्लीट इसके बारे में हो, आपका एसआई का मैटर हो, और फिर आपको उससे अच्छे से पढ़ना है। तो ये हो गया आपका पूरा सिलेबस। अब इस सिलेबस में आप अपने आप को रखिए, आज से चेक कीजिए कि आपके कितने नंबर किस पोर्शन में बनना है, उसी हिसाब से आप आगे मेहनत कीजिए कि ये पोर्शन हमारा कमज़ोर है, ये पोर्शन हमारा स्ट्रॉन्ग है। अब यदि हम लोग बुक की बात करें तो आईपीसी के लिए आपको एक बहुत ही सस्ती, बहुत ही छोटी सी बुक लेनी है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973।
तो इसमें आपका बहुत कुछ बहुत ही अच्छी चीज़ें दी हुई हैं। तो ये आपका बुक आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, किसी बुक स्टॉल पे जा कर के आप बता के लेकर के किताब ले सकते हैं। हिंदी के लिए आपकी बहुत ही अच्छी बुक है दोस्तों, बहुत ही आपकी सरल भाषा में बहुत ही प्यारी किताब है आपकी सामान्य हिंदी संपूर्ण हिंदी व्याकरण। तो ये आपकी आदित्य पब्लिकेशन प्रयागराज की पुस्तक है। तो ये आप बुक अगर ले लेते हैं तो आपको बहुत ही फ़ायदा करेगी। फिर जीएस के लिए तो आपकी बहुत सारी किताबें हैं, तो जीएस आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, हमारे चैनल से भी। और मैथ, रीजनिंग, ये सारी चीज़ें आपकी वीडियोस आपके आते रहेंगे दोस्तों। तो यदि आप रेगुलर रहें थोड़ा सा और एक यहाँ पर रेगुलरिटी बनाएं तो हम लोग भी प्रयास करेंगे आपके लिए और अच्छे से अच्छा देने का। अब आते हैं हम लोग आरक्षण की, जो सबसे हमने शुरुआत में बोला था कि सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। आपने सब कुछ पूरी मेहनत की, एग्ज़ाम दिया, पास किया, दक्षता परीक्षा पास की, एंड लास्ट में आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया, यूपी निवास का लाभ नहीं मिल पाया, तो फिर आप क्या होंगे, परीक्षा से बाहर हो जाएंगे और आपको तब बहुत तकलीफ़ होगी। तो सबसे पहली बात आती है आरक्षण में आयु सीमा में छूट। तो आयु सीमा में जिन लोगों को छूट मिलती है, तो अनुसूचित जाति को क्या होता है 5 वर्ष की छूट मिलती है, अनुसूचित जनजाति को 5 वर्ष की, अन्य पिछड़ा वर्ग को 5 वर्ष की। बाकी आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग जो है ईडब्ल्यूएस है या सामान्य को, इसको कोई भी छूट नहीं मिलती है। जो आपके पद हैं उनमें छूट मिलती है, उनमें आपको प्रतिशत जो आरक्षण है वो बात अलग है, तो इनके लिए हम लोग कोई बात नहीं करेंगे। अब जो आपकी सबसे बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ, इनको आपको जान लेना है। पहला पॉइंट आप सभी के लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। तो यदि आप अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं, अनुसूचित जाति में आते हैं, अनुसूचित जनजाति में आते हैं, तो ये जो जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए आपका, ये किसके आधार पर, दिनांक 21 अप्रैल 2015 से निर्धारित जो उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए है। कि ये चीज़ें आपकी, ये आपका 17 दिसंबर 2014 की निर्धारित उत्तर प्रदेश के लिए अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप, ये सब प्रारूप इसमें लगे हुए हैं। तो इन प्रारूपों के आधार पर आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अब ये जो आपके प्रारूप हैं वो 1 अप्रैल 2020 या उसके बाद के हों, लेकिन अंतिम तिथि से पहले के हों। इसीलिए आपको क्या किया गया है कि आपको इतना समय दिया गया है कि आप ये डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिए। अगर आप डॉक्यूमेंट 1 अप्रैल 2020 से पुराने के हैं आपके, तो फिर आप वहाँ ले जाएंगे और फिर आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा और आप अनारक्षित वर्ग में आ जाएंगे और फिर आपको समस्या होगी। तो जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उसको ध्यान देना है आपको कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो 1 अप्रैल 2020 के बाद का हो और 30 अप्रैल 2021 से पहले का हो। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी। हमने कहा था आपको बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें लास्ट में हैं, तो इनको ध्यान से देखना है। फिर जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, जो आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है, जो सामान्य जाति के कैंडिडेट्स को जो लाभ मिलता है, तो यदि वो सर्टिफिकेट अपना बनवा रहे हैं तो एक तो उनको स्वयं का एक घोषणा पत्र देना पड़ेगा और साथ ही साथ एक आपका आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप 6 के अनुसार होना चाहिए। और ये जो बना हो आपका, ये 1 अप्रैल 2020 के बाद का होना चाहिए, लेकिन 30 अप्रैल 2021 से पहले का होना चाहिए। इसीलिए आपको इतना समय दिया गया दोस्तों। फिर आपको आरक्षण में आयु में छूट जो मिलेगी वो भी प्रमाण पत्र आपका निर्गत होना चाहिए सही समय के हिसाब से जैसा बताया गया। तो इस तरह के यदि आप कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं तो फिर आपको लाभ मिलेगा, अन्यथा आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो जैसा कि आपको यहाँ पर दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति, जो पॉइंट 12 है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मानक परीक्षण के समय अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर महिलाएं उत्तर प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहती हैं तो उन्हें महिला वर्ग के अंतर्गत 36 आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा और उनके जो नॉर्मलाइज्ड अंक हैं उनको अनारक्षित श्रेणी के कट ऑफ या उससे अधिक हैं, तभी उन्हें चयन प्रक्रिया के अगले चरण में अनुमति दी जाएगी। दोस्तों ध्यान देना है आपको अपने जो सर्टिफिकेट है, डॉक्यूमेंट एक बार निकाल के देख लेने, क्योंकि 2015 के बाद आपकी यूपीएसआई की वैकेंसी आई है और अगर ये चली गई तो इसके बाद में फिर भगवान ही मालिक है कब आपकी वैकेंसी दोबारा आएगी। आपको अगर ये 2 स्टार कंधों पर दिख रहे हैं, यदि आपको ये 2 स्टार अपने कंधों पर चाहिए हैं तो भैया एक बार पिछले एग्ज़ाम पे नज़र डाल लीजिए कट ऑफ कितनी गई थी। जो पिछली बार की कट ऑफ गई थी जनरल कैटेगरी की, वो थी आपकी 332.9, मतलब 333। तो इस बार की कट ऑफ कितनी रहेगी आप अपने आप से अंदाज़ा लगा लीजिए।
ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ गई थी 321.25, एससी कैटेगरी की 283 कट ऑफ गई थी 283.9 मतलब 284, और एसटी कैटेगरी की 235.4। तो वैसे भी हमें जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी ये सब ना सोचें, हमें क्या करना है, हमें एग्ज़ाम फाइट करना है। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो आपका सबसे पहला पोर्शन आपके हिंदी में आपको कितना स्कोर करना है, 80+ स्कोर करना है। जो आपका संविधान, आईपीसी और सामान्य ज्ञान थी उसमें आपको कितना स्कोर करना है, 60+ स्कोर करना है। फिर इसके बाद में जो थर्ड पोर्शन था आपका मैथ का, उसमें आपने 70 to 80 का स्कोर रखा था। और जो फोर्थ पोर्शन रीजनिंग में हमने कोई निर्धारण नहीं किया, रीजनिंग में आप निर्धारित कर लीजिए आप कितने नंबर ला सकते हैं। तो रीजनिंग में वैसे तो ज़्यादातर अच्छा ही स्कोर हम लोग कर लेते हैं, तो चलिए इसमें भी हम लोग 80+ रख लें। इस तरह से आपके टोटल नंबर बनते हैं 8 8 16, 16 4 20, 2 22, 22 7 29। कितने नंबर बनने हैं, 290। 290 का स्कोर बनना है कितने में से, 400 में से। तो ये क्या हो जाएगा आपका, कम पड़ जाएगा। देख रहे हैं ना दोस्तों। तो बस इससे थोड़ा सा मेहनत और बढ़ानी है। कहाँ कहाँ मार्क्स कम हैं, यहाँ पे कम है, यहाँ पे कम है और यहाँ पे कम है। इन 3 जगहों पे आप मार्क बढ़ा सकते हैं और यहाँ पर आप मेहनत करके अपने मार्क्स बढ़ा सकते हैं। तो भैया एक अच्छे लक्ष्य के लिए, एक अच्छी पोस्ट के लिए आपको क्या है, एक बहुत ज़बरदस्त मेहनत करनी पड़ेगी। सिर्फ एक एग्ज़ाम देना है और उस एग्ज़ाम को दे करके आपको क्या मिल जाएगा, सिलेक्शन मिल जाएगा। एक जो सामान्य वर्ग, एक जो मिडिल फैमिली के लोग होते हैं, यदि आपको सम्मान चाहिए है तो आपको सम्मान कैसे मिलेगा। हम लोग के पास लाखों करोड़ों रुपए तो है नहीं, ना हम किसी बिरला या अंबानी के बेटे हैं जिनको सम्मान मिलेगा, समाज में उच्च पद मिलेगा। तो हमको समाज में सिर्फ उच्च पद कब मिल सकता है, जब हमारे पास एक अच्छी जॉब हो। 10 लोग हमें आएंगे, साहब कहेंगे, साहब जी हमारा ऐसा काम करवा दो, वैसा काम करवा दो। सोचिए आपको उस दिन कितना गर्व महसूस होगा, आपके माता पिता को कितना गर्व महसूस होगा। तो बस इन चीज़ों को मन में रखते हुए आप एक ज़ोरदार मेहनत कर लीजिए, एक बार कस के जी जान से लग जाइए दोस्तों, और फिर देखिए आपकी सफलता कदम चूमेगी। तो इसी के साथ दोस्तों वीडियो एंड करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने वीडियो यदि पूरा देखा है, यदि इसी तरह के वीडियोस आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भैया, घंटा दबा लो, जिससे आपको सारे वीडियोस मिलते रहें टाइम टू टाइम। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे और भी दोस्तों को लाभ मिल सके आपके, और हमें नए नए साथी मिल सकें, जिससे हमारा मनोबल बढ़े थोड़ा सा और हम आपके लिए और कुछ अच्छे से अच्छा कर सकें। फिर से मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद साथियों।